मित्रों नमः संस्कृताय। मैं सुपर संस्कृत गंगा से आपका मित्र डीके। मित्रों हम लोग संस्कृत व्याकरण में संज्ञा गंगा वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी भाग 7 को देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने एपिसोड 6 कर लिए हैं और आज हम 7 एपिसोड में संज्ञा गंगा के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए मित्रों देर न करते हुए अपनी प्रश्नोत्तरी को आरंभ करते हैं। इससे पहले हमने प्रश्न संख्या 108 देखा था और आज हम लोग 109 से आरंभ करेंगे। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो इस प्रकार है। री री टवर्ग रा और शा ये जो वर्ण हैं, इन वर्णों का जो उच्चार स्थान होता है मित्रों वो क्या है। तो जैसा कि आपको मालूम भी होगा कि इसका फार्मूला या सूत्र हम बोल सकते हैं। इसका फार्मूला या सूत्र है कि ऋतु रसा नाम मूर्धा, अर्थात री चाहे छोटी हुई या फिर दीर्घ हुई और टा वर्ग में जितने भी वर्ण आते हैं 5 आते हैं, टाठा डाढ़ा ढ़ा, रा और शा, इन जो वर्णों का उच्चार स्थान होता है वो निश्चित रूप से मूर्धा होता है। ऋतु रसा नाम मूर्धा। तो हमारा ऑप्शन दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 110 है। ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है मित्रों। यहाँ पर है लृ तवर्ग ला सा, इन जो वर्णों का उच्चार स्थान होता है मित्रों क्या होता है। तो मित्रों पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, पाणिनीय शिक्षा है उसके अनुसार, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उच्चार स्थान की कुल संख्या 8 मानी गई है। तो यहाँ पर है लृ तवर्ग ला सा, इन वर्णों का उच्चार स्थान पूछा गया है मित्रों। तो फार्मूला आपको पता होगा कि लृतु लसा नाम दंता, अर्थात लृ और तवर्ग के 5 वर्ण ता था दाधा ना, ला और सा, इन वर्णों की जो उच्चार स्थान होता है मित्रों तो क्या होता है, तो लृतु लसा नाम दंता। तो निश्चित रूप से इनका जो उच्चार स्थान होता है वो दंत होता है। आइए आगे और भी देखते हैं मित्रों। 111 का देखेंगे हम लोग। ऊ ऊ पवर्ग और फा, ये मित्रों पा फा से पूर्व यदि अर्ध विसर्ग लगा देंगे तो वो वर्ड आपके उपदमानीय बोले जाते हैं, और का खा से पूर्व लगाते हैं तो जिह्वा मूलीय बोले जाते हैं। तो यहाँ पर है ऊ और ऊ, अर्थात लघु ऊ और दीर्घ ऊ, पवर्ग एवं फा ये उपदमानीय वर्ण, इन वर्णों का जो उच्चार स्थान होता है क्या होता है। तो मित्रों आपको फार्मूला पता होगा, उपपदमानीय नाम ओष्ठौ, अर्थात ऊ पवर्ग और उपदमानीय वर्ण होते हैं इनका उच्चार स्थान ओष्ठ होता है। तो निश्चित रूप से पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। आइए मित्रों आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर है ओ औ, इन वर्णों का उच्चार स्थान क्या होता है। तो मित्रों इन वर्णों का जो उच्चार स्थान होता है वो कंठोष्ठ होता है। मित्रों कंठोष्ठ क्यों होता है, ये जो वर्ण है हमारे वो 2 वर्णों के योग से बने हैं। जैसे छोटा आ प्लस ऊ तो आपका ओ हो जाएगा और छोटा प्लस ओ मिलके औ हो जाएगा, क्योंकि आ का जो उच्चार स्थान होता है कंठ होता है, ऊ का होता है ओष्ठ, इसलिए हमारा हो गया कंठोष्ठम। ओ औ इन वर्णों का जो उच्चार स्थान होता है मित्रों वो कंठोष्ठ होता है। कंठोष्ठम हमारा ऑप्शन सही है। आइए आगे और भी देखेंगे हम लोग। यहाँ पर मित्रों दिया हुआ है ए आय, क्या है ए आय, इन वर्णों का उच्चार स्थान क्या होगा। तो मित्रों ए और आय का उच्चार स्थान क्या होगा, इससे पहले हम लोग जानते हैं ए आय ये मिश्रित वर्ण हैं, किन वर्णों के योग से बने हैं। यदि छोटे आ का मेल हम छोटी ई से करेंगे तो आई ए बनेगा, जबकि हम छोटे आ का मेल ए से करेंगे तो हमारा आय बनेगा, क्योंकि छोटा आ का जो उच्चार स्थान कंठ होता है और जबकि ई का क्या होता है तालु। इसलिए मित्रों ए और आय ये हमारे दीर्घ वर्ण होते हैं, इनका जो उच्चार स्थान होता है मित्रों वो क्या होता है, इनका उच्चार हमारा स्थान हो जाएगा ए आय कंठ तालु, क्या हो जाएगा कंठ तालु हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। यमंगलन या वाणा और यमंगलनम नासिकाचा, आपने सूत्र सुना भी होगा मित्रों। तो यमंगलनम, इन जो वर्णों का एक विशेष उच्चार स्थान होता है मित्रों क्या होता है। तो मित्रों ये जो वर्ण हैं हमारे प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण हैं
अर्थात इनका जो उच्चारण स्थान होता है, जैसे आपका का खा गा घा वहाँ होता है मित्रों, तो उसका कंठ तो होता ही, इसका कंठ तो है ही, साथ में नस का भी है, ता था दाधा ना। तो मित्रों जो इसका दंत तो है ही, साथ में नास का भी है। ये हमारे जो हैं प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण हैं, जिसे हम बोल सकते हैं पंचम वर्ण हैं। तो इन वर्णों का एक विशेष उच्चारण स्थान होता है, वो क्या माना जाता है मित्रों, तो एवं गलनम नासिका चा, और नासिका भी होता है, अर्थात नासिका हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं मित्रों। यहाँ पर है ये जो हमारे वर्ण हैं वो जीवा मूल्य वर्ण है। का और खा से पहले यदि हम अर्ध विसर्ग लगा देंगे मित्रों, ये जो चिन्ह है वो अर्ध विसर्ग के हैं, तो वो जीवा मूल्य वर्ण हो जाते हैं। आपसे पूछा जाता है कि जीवा मूल्य वर्ण कितने होते हैं, तो मित्रों जीवा मूल्य वर्ण एक ही होता है। और जो आपसे पूछा जाता है कि उपदमानीय वर्ण कितने होते हैं, तो वो भी एक ही होता है। क्योंकि संस्कृत वर्णमाला में जो अयोगवा हैं वो हमारे 4 माने गए हैं। तो का खा अर्थात ये जीवा मूल्य वर्णों का जो 4 स्थान होता है क्या होता है, तो का खा अर्थात जीवा मूल्य, तो इनका जीवा मूलम हो जाएगा। आइए आगे देखेंगे मित्रों। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 116 का। यहाँ पर पूछा गया कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार जो उच्चारण स्थान है वो कितने हैं। तो मित्रों पाणिनीय शिक्षा में उच्चारण स्थान मुख्य रूप से 8 बताए गए हैं। आइए आगे देखते हैं मित्रों। यहाँ पर है कि जो प्रतन होते हैं, प्रतन का दूसरा नाम यत्न भी है। तो यत्न दिदह या प्रतना दिदह, यहाँ पर प्रतन कितने प्रकार के होते हैं मित्रों, 2 प्रकार के होते हैं, आव्यंतर एवं वाह्य। आइए आगे देखते हैं मित्रों। यहाँ पर है कि आव्यंतर प्रतन के कितने प्रकार होता है, तो मित्रों जो आव्यंतर प्रतन होता है वो 5 प्रकार का होता है, जबकि वाह्य प्रतन 11 प्रकार का होता है। आइए आगे देखते हैं मित्रों। यहाँ पर है कि वाह्य जो प्रतन है वो कितने प्रकार का होता है मित्रों, जो वाह्य प्रतन होता है हमारा 11 प्रकार का होता है। आइए आगे देखेंगे मित्रों। यहाँ पर पूछा गया है जो आव्यंतर प्रतन का जो भेद होता है वो नहीं होता है। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, जो हमारा आव्यंतर प्रतन होता है वो 5 प्रकार का होता है, जिसमें से कौन सा प्रकार नहीं है, तो स्पष्ट होता है, ईषत् होता है, विवृत होता है, समृत होता है, जबकि संवार नहीं होता है। ये वाह्य प्रतन का प्रकार है। आइए आगे देखते हैं मित्रों। यहाँ पर है कि जो वाह्य प्रतन का भेद नहीं है, जितने ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें वाह्य प्रतन का कौन सा भेद नहीं है। वाह्य प्रतन 11 प्रकार का होता है, जबकि आव्यंतर प्रतन हमारा 5 प्रकार का होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये हो गए हमारे वाह्य प्रतन। जो ऑप्शन बचा हुआ है ये आव्यंतर प्रतन के भेद हैं, यही हमारा वाह्य प्रतन का भेद नहीं है। आइए आगे देखते हैं। कह रहा है का से मातक के जो वर्णों को कहते हैं, तो का से मातक के वर्णों को हम स्पर्श वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, स्पर्श वर्ण कहते हैं, जिनकी संख्या मुख्य रूप से 25 मानी गई है। प्रत्येक वर्ण में 5 5 प्रत्येक वर्ग में 5 5 वर्ण होते हैं। कुल वर्गों की संख्या 5 होती है। यहाँ पर है अंतस्थ वर्ण कहे जाते हैं भैया। तो अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं, या वा राला। अंतस्थ वर्णों की संख्या 4 है। आगे देखेंगे ऊष्म वर्ण कहते हैं भैया। ऊष्म वर्ण किसको कहते हैं, ऊष्म या संघर्षी वर्ण किसे कहते हैं, जिनको उच्चारित करते समय हमारे मुख से जो है विशेष प्रकार की हीट या ऊष्मा निकलती है, जिससे हम इन वर्णों को ऊष्म या संघर्षी वर्ण कहते हैं। तो सा 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 हा। आइए आगे देखेंगे मित्रों। यहाँ पर दिया हुआ है जो वर्गों के हमारे प्रत्येक जो हमारे जैसे कि 5 वर्ग हैं, तो प्रत्येक वर्ग के द्वितीय चतुर्थ एवं जो सल प्रत्याहार के वर्ण हैं उनको कहते हैं। तो उनको भैया क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। नेक्स्ट है भैया वर्गों के जो यहाँ हमारा मित्रों दिया हुआ है कि वर्गों के पहले तृतीय और 5वें एवं यण प्रत्याहार के वर्णों को क्या कहते हैं भैया, तो इनको हम लोग अल्प प्राण कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि इनको क्योंकि इन वर्णों को उच्चारित करते समय या उच्चरित करते समय हमारे मुख से जो है अल्प हवा निकलती है, इसलिए हमको इनको अल्प प्राण कहते हैं। अगला है खर प्रत्याहार के जो वर्णों का वाह्य प्रतन क्या होगा। तो मित्रों जैसा कि आपको पता है, खरा व्यवहारा श्वास अघोषा और हसा सवारा नादा घोषा होता है। तो खर प्रत्याहार के जो वर्णों का जो वाह्य प्रतन होता है
वो क्या होता है। जैसा कि बाह्य पतन आपको कुल हमने बताया था 11 प्रकार का होता है, उनमें से खर प्रत्याहार के वर्णों का बाह्य पतन कौन सा होता है, तो खरा, बेवारा, श्वास, अघोषा। 127 है, इसका जो राइट आंसर पहला ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खरा, बेवारा, श्वास, अघोषा। जो इसका वाह्य पतन होता है विवार, श्वास और अघोष होता है, पहला ही ऑप्शन सही है। आइए आज का हम लोग अंतिम प्रश्न देखते हैं। हस प्रत्याहार के वर्णों का जो बाह्य पतन होता है कौन सा होता है, तो हसा, सवारा, नादा, घोषा, हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। अर्थात हस प्रत्याहार के वर्णों के जो बाह्य पतन होता है उसका सवार, नाद एवं घोष होता है। तो मित्रों ये थे संस्कृत व्याकरण से संबंधित संज्ञा गंगा टॉपिक से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो संस्कृत की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मित्रों हमारे द्वारा दिए गए प्रश्न आपको पसंद आते हैं, अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी किया करें। और जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय, आपका दिन शुभ हो।